मम्मी अचानक से सीरियस हो गई। उसका चेहरा शांत और कमांड भरा हो गया। वो बच्चा ली जियान का बेटा है, उसे मुझे दोष देना नहीं चाहिए, है ना? जंगी जियान ने कहा। आराम से रहो महारानी, मैं उसे समझा दूंगा और उसे तुम्हारी अच्छी नियति समझा दूंगा। मुझे लगता है वो समझ जाएगा। ली जियान गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने समझा कि उनके बेटे का बदला लेने का कोई तरीका नहीं था और न ही उसे इंसाफ मिलेगा। उसने जंगी जियान से बात करने का सोचा, लेकिन उसके बोलने से पहले जंगी जियान ने कहा, तुम्हारा बेटा अभी प्योरीफाई हुआ है, जो कि लीडर का एक ब्लेसिंग है। लीडर के सामने ठीक से नहीं बिहेव करने के लिए तुम्हारे बेटे को दोष दो। जैसे जैसे स्नो वर्शिप सेक्ट बढ़ता है, अगर इसे अच्छी तरह से देखा नहीं गया तो ये आसानी से भेदभाव का कारण बन सकता है। रोमांटिक संबंध अक्सर ऐसे हलचल का आधार बनते हैं। लीडर ने जो किया है वो सब सेक्ट के विकास के लिए किया है। तुम एक समझदार आदमी हो, मुझे लगता है तुम्हें इस सिद्धांत को समझाना चाहिए और लीडर ने तुम्हें जानबूझकर नहीं निशाना बनाया। ये सब हर किसी पर लागू होता है। आने वाले समय में तुम्हारा बेटा एक्स्ट्रा पोषण पा सकता है और मुझे उम्मीद है कि ये मामला तुम्हारे काम को प्रभावित नहीं करेगा। ली जियान ने इस शिक्षा को चुपचाप सुना, लेकिन एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का पुराना फाइनेंस डायरेक्टर होते हुए उसके पास अपने सोचने की क्षमता की कमी नहीं थी। हालांकि उसने हाई प्रीस्ट से सहमत होता हुआ सर हिलाया, लेकिन उसने समझा कि ऐसी ट्विस्टेड सोच सिर्फ दूसरों को धोखा देने के लिए अच्छी है। क्या लोगों का प्योरीफाई करना सेक्ट में बैलेंस बनाए रखता है? ये कहना कि ये सब सेक्ट के विकास के लिए है, जब उनका विकसित होने की क्षमता ही खत्म हो गई है। ली जियांग ने अंदर ही अंदर जंगी जियान की इस सोच को गाली दी और अंत में समझा कि स्नो वर्शिप सेक्ट वो यूटोपियन नहीं था जैसा उसने सोचा था, बल्कि ये बिल्कुल एक कल्ट था। ज़ोंबी किंग को मारने में सफलता प्राप्त करने के बाद बियान जुनवो ने अपना वॉर प्लान तैयार किया, जो ये था कि सभी ज़ोंबीज को हेवनली सीसिटी के एक एरिया में इकट्ठा करना है और फिर हर तरफ से इलाइट फौज को अंडरग्राउंड में घुसा देना है, ताकि अलग अलग एरिया पर ज़ोंबी किंग्स पर प्रिसाइज डिकैपिटेशन स्ट्राइक की जा सके। ये प्लान धीरे धीरे और क्लियर होती जा रही थी। अगला कदम था एक प्रॉपर एरिया चुनना जिसे बेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बियान जुनवो ने अपने हाथ में कम्युनिकेटर को देखा, जो मेजर बेसिस के एरियाज और ज़ोंबी होर्ड्स की मूवमेंट्स के मेन एरिया को दिखाता था। पहले स्नो वर्शिप सेक्ट के पास एक बड़ा फॉलोवर का समूह था जो सबसे ज्यादा ज़ोंबीज को अट्रैक्ट कर सकता था। दूसरा, स्नो वर्शिप सेक्ट का एरिया हेवनली सी सिटी के हल्के से मिडिल एरिया में है, जो कभी इस शहर का सबसे भीड़ भरा इलाका था, जहाँ सबसे अधिक आबादी थी और इसीलिए वहाँ सबसे ज्यादा मौत हुई थी। ज़ोंबीज वहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। तुरंत बाद बियान जुनवो ने अदर बेसिस को मैसेज भेजा, उन्हें तुरंत नॉन कॉम्बैट लोगों की सुरक्षा करने को कहा, फिर सभी कॉम्बैट फोर्सेस को स्नो वर्शिप सेक्ट में इकट्ठा करने के लिए कहा। जब इन्हें आदेश मिले, सभी फोर्सेस का रिस्पॉन्स अलग अलग था। जिया होंगलियान, जो अब सबसे बड़े एडवांटेज में थी, इन्वेस्टिगेशन टीम की एबिलिटी को समझ चुकी थी जब उन्होंने उनके आसपास के ज़ोंबीज को साफ किया, खास करके ज़ोंबी किंग को मार दिया। उसने बिना किसी झिझक के तुरंत जवाब दिया, हम तुरंत इसका अरेंजमेंट करेंगे। एमराल्ड वाटरसाइड बेस और मॉर्निंग व्यू बेस ने भी कोई विरोध नहीं दिखाया। अपने नॉन कॉम्बैटेंट लोगों की सुरक्षा करने के बाद उन्होंने बियान जुनवो के आदेश पर स्नो वर्शिप सेक्ट की हेडक्वार्टर्स की तरफ अपने ज्यादा से ज्यादा कॉम्बैट फोर्सेस को लेकर आने का फैसला किया। सिर्फ जंगी जियान ही, जब उसे ये मैसेज मिला तो वो बहुत परेशान दिख रहा था। उसने तुरंत युआन कोंगे को ढूंढने की कोशिश की और बताया, इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा है। ऐसा लगता है उन्हें ज़ोंबी होर्ड्स के साथ एक फाइनल बैटल शुरू करनी है। हमें क्या करना चाहिए? ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। युआन कोंगे ने बौखलाकर सोचा और कहा, क्या मुख्य बैटलफील्ड होना वाकई में हमारे लिए कोई फायदा नहीं है? इसके अलावा सभी कॉम्बैट फोर्सेस को यहाँ इकट्ठा करना हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। सभी 5 मेजर बेसिस के बीच एक हेट बना हुआ है। एक छोटी सी गलती भयंकर हो सकती है। जंगी जियान ने युआन कोंगे से गुप्त रूप से कहा, क्या हमें जल्दी से चलना चाहिए? अगर इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला तो ये बुरा होगा। युआन कोंगे ने देर तक चुप रहकर सोचने के बाद आखिरकार मजबूरी से सर हिलाया। ऐसा लगता है कि अब हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ डिवोटेडली देखते हुए कहा, लेकिन हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि स्नो गॉड अपने भक्तों की रक्षा करेगा। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि इन्वेस्टिगेशन टीम उनकी कोई बात नहीं सुनेगी और उन्हें ओबीडियंटली फॉलो करना ही पड़ेगा। इस बीच जैंगी को भी बियान जुनवो का मैसेज मिला। जैंगी को समझ नहीं आया कि स्नो वर्शिप सेक्ट को क्यों चुना गया। वो तो टूटी हुई जगह है और क्यों सभी कॉम्बैट फोर्सेस को लाया जा रहा है। क्या कोई बड़ी बैटल की तैयारी हो रही है? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? क्या उन्हें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया है? जैंगी घर के अंदर चक्कर लगा रहा था और इस पर बहुत सोच रहा था। तभी यांग शिनशिन लिविंग रूम में आई और जैंगी को इतने गहरे सोच में देखकर उसने बिना किसी चिंता के पूछा, क्या तुम फिर से किसी बात से परेशान हो? जैंगी ने देखा कि वो यांग शिनशिन थी। उसने उसे बुलाया और बियान जुनवो का मैसेज दिखाया। थोड़ी देर सोचने के बाद यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है ये वाकई में एक अच्छी खबर है। जैंगी ने उसकी तरफ देखा, तुम इसे एनालाइज करो। यांग शिनशिन ने आगे कहा, सोचो, स्नो वर्शिप सेक्ट के पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। उनका सिर्फ एक बड़ा फायदा उनके लोग हैं। स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग दूसरे शक्तियों से मिलकर वो जगह बिना किसी शक के ज़ोंबीज के लिए सबसे बड़ा प्रभावित टारगेट बन जाएगी। इस नजर से इन्वेस्टिगेशन टीम का लक्ष्य साफ हो जाता है। वो लोग सच में सभी बेसिस को स्नो वर्शिप सेक्ट पर इकट्ठा करना चाहते हैं, सभी ज़ोंबीज को वहाँ आकर्षित करना चाहते हैं और फिर सभी को एक साथ मार देना चाहते हैं। जैंगी और यांग शिनशिन एक दूसरे के सामने बैठे करंट सिचुएशन का
तरह एनालाइज कर रहे थे। उन्हें समझ आया कि इन्वेस्टिगेशन टीम का स्ट्रेटेजी ये है कि वो स्नो वर्शिपर्स की बड़ी संख्या का इस्तेमाल करके ज़ोंबीज को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि उनके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन है और उनका एक सॉलिड प्लान है स्वार्म से लड़ने के लिए। यांग शिनशिन ने इन्वेस्टिगेशन टीम की सुपीरियर इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन चैनल्स की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, कहते हुए कि ये एडवांटेजेस उन्हें ज़ोंबी थ्रेट से जल्दी निपटने में मदद करेंगे। जैंगी ने सर हिलाते हुए यांग शिनशिन की बातें मान ली। उसने अपने पहले मिशन की फेलियर पर सोचा, ये समझते हुए कि उनकी अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट के बारे में कम नॉलेज इसकी वजह थी। उन्होंने कभी भी ज़ोंबी किंग का सामना नहीं किया, सिर्फ फ्रैगमेंटरी इन्फॉर्मेशन पर स्पेकुलेट किया, जिसकी वजह से डर और अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। जैंगी सोफा पर झुककर सोचता रहा कि 7 मैन टीम की फाइटिंग पावर का क्या हाल है। वो अपनी टीम से काफी ज्यादा पावरफुल है और बॉर्डर आर्मी के मेंबर सब इलाइट फाइटर्स हैं। हर एक फोर्स है। बॉर्डर आर्मी की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का तो मत सोचो, उसने कहा। हेवनली सी सिटी में सब टॉप टियर है, कोई भी बेस के लीडर कमजोर नहीं है। सोचो जैंगी, सियाओ होंगलियन और वेदिंग हाई कितने फॉर्मिडेबल म्यूटेंट्स हैं, इनकी कंबाइंड पावर कितनी ओवरवेलमिंग है। इसके बावजूद जैंगी ने अपने विचार नहीं बदले, लेकिन उसने आगे कहा, हमारे छोटे नंबर्स में एक एडवांटेज है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमें कॉम्बैट में आसानी से मूव करने की सुविधा देती है। हम जल्दी अटैक या रिट्रीट कर सकते हैं बिना किसी ऑर्डिनरी लोगों को धकेलते हुए। ये कामलेस इन केओटिक सिचुएशन में हमें एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देती है। जैंगी ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, हम वहाँ जाके देखेंगे कि उनका क्या प्लान है। इतनी बड़ी मिलिट्री पावर का कंसंट्रेशन शायद हमें उतना इम्पैक्ट ना करे जितना वो सोच रहे हैं। उसने फिर सबको लिविंग रूम में मीटिंग के लिए बुलाया। जब उसकी टीम इकट्ठा हुई, जैंगी ने उन्हें जो न्यूज मिली थी वो बताई और आगे का प्लान तय किया। टीम ने ध्यान से सुना, इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब किया और इवॉल्विंग सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट होने के लिए तैयार हो गए। उनकी रिजॉल्व में कोई कमी नहीं आई। अंकल यू, जो वॉर की स्मेल के लिए सेंसिटिव था, तुरंत बोला, क्या ये एक वॉर है ह्यूमन कोलिएशन का ज़ोंबी आर्मी के खिलाफ? जैंगी सोफा पर लीन हो गया। उसका एक्सप्रेशन अब भी रिलेटिवली रिलैक्स था। अगर ये कोलिएशन है तो बहुत सारे कैनन फोल्डर हैं जो ज्यादा प्रेशर को ले सकते हैं। उन्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है और जब लाइक टीम ऑफ 7 है तो ये ज्यादा रिलायबल है। जल्द या देर हमें लड़ना ही पड़ेगा। हम यहाँ तब तक नहीं टिक सकते जब तक ज़ोंबी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मुझे बस ये नहीं एक्सपेक्ट था कि वो इतने फास्ट होंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक दिन से हूँ और मेरे पास एक प्लान है। बस इतना कहना है कि एक प्रोफेशनल टीम प्रोफेशनल ही होती है। थोड़ी देर बाद जैंगी ने सीरियस आंखों से क्राउड को देखा, लेकिन मैं अब भी कहना चाहता हूँ कि सबसे जरूरी चीज है अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। लाइफ पहले आती है, बाकी सब सेकंड है। क्या तुम समझते हो? सबने सर हिलाया। उन्होंने ये सब जैंगी से पहले ही सुना था, खास तौर पर बड़े एक्शन से पहले। जोकीर ने थोड़ा वरीड एक्सप्रेशन बनाया और अपनी आंखें थोड़ी सी नीचे कर दी। तो इसका मतलब है कि तुम सब स्नो चर्च जा रहे हो और हमें घर पर छोड़ रहे हो? जैंगी ने बिना किसी हिचकिचाहट के नोट किया। नॉन कॉम्बैटेंट्स नहीं जाएंगे। अगर सच में लड़ना पड़ा तो ज़ोंबी आर्मी का नंबर अनइमेजिनेबल होगा। तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करने का टाइम नहीं होगा। हेवनली सी सिटी में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौत का सोचकर जोकीर का दिल भारी हो गया। उसे नहीं पता था कि कितने लोग मरने के बाद ज़ोंबी बन गए हैं। 5 फोर्सेस का यूनाइट होने का मतलब है कि उन्हें हेवनली सी सिटी के सभी ज़ोंबीज का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा कि उसे बैटल में जाने से पहले काम रहना पड़ेगा। जोकीर ने आर्ग्यू किया, लेकिन तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। अगर तुम हर्ट हो गए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैंगी ने हर बैटल के लिए उसे शेल्टर में रखा। वो जानती थी कि जैंगी उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कभी चिंता नहीं छोड़ी। हमेशा डर लगा रहता था कि जैंगी के साथ कुछ हो सकता है। जैंगी ने अपना सर उठाया और जोकीर को सीरियसली देखा। तुम सच में मदद करना चाहती हो, लेकिन बाहर के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में अगर तुम बैटलफील्ड में इंजरी ले लेती हो और टाइम पर ट्रीट नहीं होती तो मरना आसान है। जैंगी ने डिसअप्रूविंगली मुस्कुराया। तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं बैटलफील्ड पर तुम्हें संभालूं। वॉर में डॉक्टर जरूरी है, लेकिन पहले उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जोकीर ने सर हिलाया। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझे साथ ले जाना इनकन्वीनियंट है, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा बैटल है, जरूर इनफ लॉजिस्टिक्स होंगे। मुझे नहीं लगता सिर्फ हम ही हैं, बाकी फोर्सेस भी अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ होंगे। अंकल यू ने भी जैंगी से कहा, मुझे लगता है मिस जोकीर सही कह रही है। इस बार हमने हेवनली सी सिटी की 5 सबसे मजबूत फोर्सेस को इकट्ठा किया है, तो ये बैटल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अगर तुम प्रोलॉन्ग्ड वॉर लड़ रहे हो तो लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी है, खास तौर पर मेडिकल स्टाफ। उसने जैंगी को देखा। उसकी आंखें सिंसियरिटी से भरी थी। पिछले समय तुम्हारी कोशिश की वजह से हमारी टीम ने कभी कैजुअलिटीज नहीं झेली, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। बैटल में मरना बहुत आम बात है, डॉक्टर्स भी जरूरी है। उन दोनों के शब्दों ने जैंगी का दिल हिला दिया। हालांकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बैटल के स्केल पर वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो हर्ट नहीं होगा। -60 डिग्री पर कोई भी इंजरी डेथ में बदल सकता है। सबसे बुरा ये है कि वो डिसेबल्ड हो सकता है, या वर्स्ट केस ये है कि वो मर भी सकता है। अब बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में कोई हर्ट होता है तो रोने की जगह नहीं है, और लोगों के लिए उन्हें हर हार्श एनवायरनमेंट में बैटलफील्ड में भी अडेप्ट करना होगा। इस पर सोचने के बाद जैंगी और जोकीर ने डिसाइड किया कि जोकीर को साथ ले चलेगा। तो तुम इस बार हमारे साथ आओ, मैं कोई न कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें रियर में रखने का। तुम्हें छुपने का ध्यान रखना होगा। जब हम हर्ट होंगे तो आकर हमारा इलाज करना। जोकीर खुश थी और जैंगी के गले लग गई। अपने चीक को उसके शोल्डर पर रखती हुई उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मुझे समझ आता है और मैं डॉक्टर के तौर पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जोकीर ने वॉलंटियर किया और हमारी बेबी गर्ल लू कैरन भी खुद को पीछे नहीं रखना चाहती थी। उसने अपने चेस्ट पर हाथ मारते हुए बोला, भाई जैंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं शूटिंग में अच्छी होती जा रही हूँ। जैंगी ने छोटी सी लड़की की तरफ देखा और धीरे से बोला, क्या तुम भूल गई हो कि गन का ज़ोंबीज़ पर ज्यादा असर नहीं होता? लू कैरन का चेहरा स्टिफ हो गया, लेकिन जैंगी ने किसी और को बोलने का मौका नहीं दिया और सीधा बोला, कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ जोकीर।
बाकी सब लोग शेल्टर में रहेंगे। लू कैरन हेल्पलेसली बैठ गई। यांग शिनशिन ने इंडिफरेंस से देखा। ऐसे समय पर उनके लिए कुछ करना मुश्किल होता है। जो हाइमे और यांगमी की आंखों में कुछ राहत थी। उनमें से किसी को भी बैटलफील्ड पर जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उनके पास फाइटिंग एबिलिटी नहीं थी और वो आसानी से मर सकते थे। ये बेहतर है कि वो एक सेफ शेल्टर में रहे। लू कैरन ने जोकीर की मदद की ताकि वो स्नोमोबाइल को चेक कर सके, इंश्योर करते हुए कि गाड़ी में कोई सेफ्टी हजार्ड ना हो, और उन्होंने फ्यूल भी भरा। जेंगी और बाकी लोगों ने अपने वेपन्स और इक्विपमेंट्स चेक किए। जब सब कुछ रेडी हो गया तब उन्होंने निकलने का फैसला किया। जाने से पहले जेंगी ने खास तौर पर जोकीर को एक छोटी सी सिल्वर पिस्टल दी। गन का ज़ॉम्बीज़ पर ज्यादा असर नहीं होता और तुम बड़े कैलिबर की गन्स नहीं चला सकती। ये प्रोटेक्शन के लिए रखो, ये इंसानों के लिए अच्छा है। जेंगी ने खुद को उन सभी पावरफुल फोर्सेस से अलग रखा जो सिर्फ टेम्पररी कॉपरेशन के लिए मिल रहे थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सेम था। लेकिन उनमें से कोई भी उनके पीछे छुरा भोग सकता है। जोकीर ने भी शूटिंग की प्रैक्टिस की। हालांकि उसकी शूटिंग ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए काफी था। उसने गन उठाई और अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म के पॉकेट में रख दी। उन्होंने 2 स्नो मोबाइल्स चलाई, शेल्टर को सील किया और टियानफोंग डिस्ट्रिक्ट में स्नो वर्शिप सेट के हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़े। इस बीच स्नो वर्शिप सेट को ये पता चला कि इन्वेस्टिगेशन टीम और दूसरे फोर्सेस आ रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी से तैयारी शुरू की। टियान जुनवू, वूडी और दूसरे पहली बार आए। जिंगी जियान और एक ग्रुप ऑफ प्रीस्ट और म्यूटेंट्स भी उनका स्वागत करने आए। उनका कहना स्वागत करने का था, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं था और नेचुरली उन्हें प्रॉपर रिसेप्शन का टाइम नहीं मिला। टियान जुनवू और दूसरे रिसेप्शन सेरेमनी की परवाह नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने अराइव किया, उन्होंने देखा कि हर जगह खून के दाग हैं और म्यूटिलेटेड हाथ साफ नहीं किए गए हैं। एक कोने में एक आदमी खून भरी चूहों की मीट को चबा रहा था। ये सब कुछ सबको दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें शौक नहीं हुआ। जिंगी जियान बियान जुनवू और दूसरों के पास आए और उन्हें नोट करते हुए बोला, स्नो वर्शिप सेक्ट में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि सभी मेजर फोर्सेस को यहाँ इकट्ठा करने का प्लान क्या है। अगर हमें पहले से बताया होता तो हम तैयार होते। वूडी ने स्नोर किया और अपने कंधे को घेरा। तुम सब यहाँ ऐसे हो तो तुम क्या तैयार कर सकते हो? हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं, तो बस जो हम कह रहे हैं वही करो। वूडी की बातें सुनकर जिंगी जियान के पीछे कुछ लोग गुस्से में देख रहे थे। वूडी ने अपने बाहों को ऊपर उठाया। क्या हुआ? तुम इतने अनकन्विंस्ड क्यों लग रहे हो? क्या तुम बाहर आकर वार्म अप करना चाहते हो? मैं तुम्हारे चैलेंज ले सकता हूँ। होंगचेंग ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, ज्यादा मत उछलो। जिंगी जियान ने उस पर चीख मारते हुए कहा, होंगचेंग रुको। उसने वूडी से माफी मांगी और कहा, कृपया मुझे माफ कर दो। वर्शिपर्स ने हाल ही में काफी कैजुअलिटीज झेली है और उनके इमोशंस थोड़े एक्सट्रीम हो गए हैं। वूडी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन बियान जुनवू ने थोड़ा सा अपना सिर घुमा दिया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। बियान जुनवू ने जिंगी जियान से कहा, प्लान का इंतजार करो जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते। उसने जिंगी जियान को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी। जिंगी जियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्या तुम पहले अंदर आराम करना चाहोगे? ये सुनकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इन्वेस्टिगेशन टीम को मिशन एरिया में आराम करने के लिए बुलाया। बियान जुनवू आगे बढ़ा और कुछ लोग भी उसके पीछे गए। चलते चलते बियान जुनवू ने पूछा, तुम्हारे स्नो वर्शिप सेक्ट में इन दिनों कितने लोग मर गए? थोड़ी देर रुकावट के बाद जिंगी जियान ने गहरी आवाज में जवाब दिया, लड़ाइयों के दिनों में हजारों वर्शिपर्स को ज़ोंबी को मुंह में डाल दिया है। कुछ लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं, उन्हें बचाने का कोई मौका नहीं है। उन्हें म्यूटेट होने से रोकने के लिए हम सिर्फ उन्हें दयालु तरीके से निपट सकते हैं। बियान जुनवू ने अपनी भावनाओं को थोड़ा सा ऊपर किया, स्पेशली कितने लोग मरे हैं। उसने नंबर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता की, क्योंकि सेक्ट की स्पेसिफिक डेथ टोल जानकर ही वो समझ सकता था कि वेव्स ऑफ ज़ोंबीज ने सेक्ट को कितना प्रभावित किया है। जिंगी जियान ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मुझे माफ करिए, हमने अपने लोगों को कभी काउंट नहीं किया है। लगभग डेथ टोल 3 या 4 हजार होनी चाहिए। 3 या 4 हजार सुनकर बियान जुनवू का टोन हैरानी से भर गया। उसने आसपास देखा। डिफेंस वर्क बहुत सिंपल थे, मेजर बेसिस के मुकाबले में तो बिल्कुल भी नहीं। ठंड में स्नो वर्शिपर्स जबकि संख्या में बहुत है, लेकिन उनके पास मजबूत फोर्टिफिकेशंस बनाने की ताकत नहीं थी। उन्हें सिर्फ मौजूदा एनवायरनमेंट पर ज़ोंबी से लड़ना था। ग्रुप जो कभी 10 of thousands की संख्या का था, उसने ज़ोंबीज के स्वॉर्म्स के साथ लंबी लड़ाई की और सिर्फ 3 या 4 हजार लोगों को खोया। ये उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। तो तुम फूड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो? लास्ट डेज में हजारों लोगों को खिलाना एक बहुत बड़ा खर्च है। मैं क्यूरियस हूँ कि तुम ये कैसे करते हो। बियान जुनवू की सवाल करने से स्नो वर्शिपर्स थोड़े गुस्सा हो गए। फूड का सोर्स किसी भी पावर के लिए सेंट्रल इशू है। अगर बियान जुनवू रिवर्स आउट डोमेन से नहीं होता तो ये सवाल पूछना डेफिनेटली फॉल्ट ढूंढने की तरह होता। थोड़ी देर रुकावट के बाद जिंगी जियान ने जवाब दिया, हमने आसपास के एरिया में बरीड सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल्स को ढूंढा ताकि खाना या दूसरे सर्वाइवल सप्लाईज मिल सके। अच्छा, सिर्फ इतना ही? बियान जुनवू ने जिंगी जियान की तरफ देखा। उन्हें मिरर के पीछे देखने को नहीं मिला, लेकिन सबने देखा कि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में खाना ढूंढने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। स्नो वर्शिपर्स कैसे 10 मीटर गहरी बर्फ में से खाना निकाल सकते हैं और फिर हजारों, कभी कभी तो 10,000 लोगों को भी खिला सकते हैं? जिंगी जियान और प्रीस्ट और म्यूटेंट्स के चेहरों पर भाव बदल रहे थे। किसी को भी ये देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि वो अपने खाने के बारे में एक बड़ा राज रखे हुए हैं। वहाँ का माहौल टेंस हो गया। बायली शैंकिंग और दूसरे इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य जिंगी जियान और दूसरों को मजाक करते हुए देख रहे थे। उनके दिल में कुछ अनुमान थे। ऐसे अनुमान एंड टाइम्स में आम है। वूडी ने कहा, अगर आपके आधे फॉलोवर्स मर गए हैं तो आप बाकी लोगों को सच में खिला सकते हैं, है ना? जैसे ही ये बात कही, स्नो वर्शिपर्स का गुस्सा फट गया। होंगचोंग ने गुस्से से चीख कर कहा, बकवास मत करो, हम कभी ऐसी चीजें नहीं करते। हमें उन 20 के साथ मत कंपेयर करो। एक क्यूट पोनी बेबी गर्ल जो हैंग चैंग के पीछे खड़ी थी, टीथ ग्राइंड करते हुए और भावुक होते हुए कहा, हाँ, हम ऐसे नहीं हैं। वूडी ने अपने कंधे उठाते हुए टीज करते हुए कहा, तो आपने तो नॉर्थ वेस्ट विंड पीकर नहीं सर्वाइव किया, है ना? जिंगी जियान ने कहा और बियान जुनवू को रोकने की कोशिश की। बस अभी और नहीं,
नहीं जब दोनों तरफ से लोग झगड़ा करने वाले होते हैं। जिंगी जियान ने गहरी सांस ली। लियान जिन्नू को झुकते हुए कहा, कुछ राज हैं, लेकिन ये हमारी स्नो रिलीजन की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं बताते। अच्छा, सच में? लियान जिन्नू का आवाज भी थोड़ा